नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। सांसद और तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालक नाथ के बयान पर विवाद खड़ा हो चुका है। जनसंपर्क अभियान के दौरान बाबा बालक नाथ के दिए बयान को चुनाव आयोग ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया। नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा गया और सभा को संबोधित करते हुए दरअसल उन्होंने कहा था कि वोट तो 1440 होंगे लेकिन पड़ेंगे 1450। रविवार को कोठड़ा की श्री मेठी धर्मशाला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे बाबा बालकनाथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रहे थे। बालकनाथ ने कहा कि जितने वोट हो उससे ज्यादा वोट करने हैं। निर्वाचन आयोग वाले सोचेंगे कि इतने वोट आखिर कहां से पड़ गए, जांच करते रहो लेकिन वोट तो पड़ चुके हैं। उम्मीदवार सांसद ने कहा उधर वाले 100 में से 80 वोट डालते हैं तो हम इस बार 100 में से 110 वोट डालेंगे। इस भावना के साथ इस बार हमें काम करना है। दरअसल इस बयान पर विवाद बढ़ने पर बाबा बालकनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि आज के आधुनिक युग में ईवीएम से वोटिंग होती है। बूथ पर चुनाव अधिकारी सहित पूरी पोलिंग पार्टी मौके पर मौजूद होती है, लेकिन ऐसे में बूथ कैप्चरिंग का कोई सवाल नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि मैं जनता को मोटिवेट करने के लिए ऐसा कह रहा था ताकि लोग घरों से निकल करके ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। यह इकलौती इस तरह की घटना नहीं है। चुनाव आचार संहिता का लगातार उल्लंघन होता जा रहा है। चुनाव आयोग भी सख्ती से कार्रवाई कर रहा है और अब तक 287 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं जिस पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, वो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आपको बयान सुनाते हैं कि आखिर उस दौरान बाबा बालकनाथ ने क्या बयान दिया था जिसको लेकर के बड़ा हंगामा हो रहा है और चुनाव आयोग तक ने उनको नोटिस थमा दिया है। सतीश बिरादरी ने एकजुटता के साथ में लोकसभा चुनाव में अपना निर्णय और अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, हमारे पक्ष में किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली जो 25 तारीख है उसी भावना के साथ में 100% मतदान होगा और इस बार ऐसा मतदान होगा कि गांव के वोट तो होंगे 1440 और वोट गिरेंगे 1450। निर्वाचन आयोग वाले देखेंगे वोट तो 1440 1450 के खाते पड़ गया, उसका काम चलेगा। भाई जांच करो, बात करो, कर लो जांच के नहीं करोगा, वोट तो बढ़ गया। उधर वाले करते हैं कि हम 100 में से 80 वोट डालते हैं, हम 100 में से 110 डालेंगे। इस भावना के साथ में हमें काम करना है। तो ये बयान भी आपने सुन लिया है, लेकिन इस बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई में इस बयान को आपत्तिजनक रूप में देखा जाना चाहिए? लेकिन सवाल तो उठा ही है और चुनाव आयोग की तरफ से इस पर सवाल भी किया गया और साथ ही साथ एक नोटिस भी भेज दिया गया है। लेकिन इसके मायने क्या है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये सियासी रूप में इसको लेकर बड़ा हंगामा हो रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैवानी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नवनीत राजपुरोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत नवनीत जी आपसे ही कर रहा हूं। ये बयान, इस बयान का मतलब, इसके मायने और इसको लेकर के जो हंगामा हो रहा है, इस सब पर क्या कहना है? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई भी चीज अगर गैर कानूनी है या किसी चुनाव के नियमों के उल्लंघन में है तो उसके ऊपर तो चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो बात का सारांश है वो आपको समझना चाहिए कि हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं और अब विधायक प्रत्याशी हैं बाबा बालकनाथ जी, वो बड़े एक सीनियर कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के और राजनीति में कोई नए व्यक्ति नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो आप समझ सकते हैं कि उस बात का उद्देश्य क्या है। उस बात का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने आए। ये बात किसी भी तरीके से छुपी हुई नहीं है कि कुछ एक वर्ग विशेष के लोग बड़ी अधिक संख्या में वोट देने जाते हैं। इसका फायदा भी जो उस वर्ग विशेष की राजनीति करता है, अगर कोई पार्टी करके नेता करता है, इसमें हमेशा से आड़े आ जाती है। इसमें सभी लोगों को वोट करना है, सभी को आगे वोट के लिए अपील करना है, तो ये वोट की अपील सभी के लिए होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वोट सबके लिए होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का व्यक्ति बढ़ चढ़कर वोट करे और वोटिंग प्रतिशत 80 या 90% पहुंचे। इनफैक्ट हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जो नए वोटर्स को जागरूक करने के लिए नव मतदाता जैसा अभियान भी लार्ज स्केल पे। नहीं तो ये बताइए ना कि वोट 1440 होंगे लेकिन 1450 वोट कैसे पड़ जाएंगे फिर?
आप देखिए, मैं लोगों को उसी जागरूक बात का करते बता रहा करते हूं। 1440 वोट में 1450 वोट कैसे डलवा देंगे सर? ये अतिशयोक्ति की बात है। आप देखिए, कई बार हम उदाहरण लेते हैं कि हम कहते हैं क्लास में भी किसी बच्चे को कह दिया जाता है कि 100 नंबर का पेपर है, आप प्रयास करें कि आप 110 नंबर लेके आए। तो ऐसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस बात का आप जो भावांश है वो समझिए कि अर्थ क्या है। अर्थ यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बालकनाथ जी ने जिस कंटेक्स्ट में ये बात कही उसको समझने की बहुत आवश्यकता है, और दूसरे सभी समुदायों को समझने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से कई बार उन समुदायों के पक्ष की बात पटल तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण प्रतिशत में वोट नहीं दे पाते हैं या देते नहीं है, या कोई भी कारण रहे होंगे। तो बड़ा स्पष्ट संदेश है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर वर्ग या पर्टिकुलर समुदाय अगर 100% वोट डालता है या 80-90% वोट डालता है, जिसका तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को फायदा मिलता है, और वो तुष्टीकरण करने के लिए प्रेरित भी होती है, जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो इस वजह से बाबा बालकनाथ जी का भाव था कि जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे ध्रुवीकरण की राजनीति तो नहीं है सर। निजी व्यस्तताओं, ये स्टेटमेंट जो है, चलिए मैं ठीक है सर, ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात है। हर वर्ग का वोटिंग परसेंटेज बढ़े। वोटिंग परसेंटेज किसी धर्म विशेष के लोगों का थोड़ी बढ़ाना है, या किसी धर्म विशेष के लोगों का गिराना थोड़ी है। ये तो सबके लिए होना चाहिए ना उसी सर। का बढ़ाया जाएगा, जिसका कम है उसी का बढ़ाया जाएगा, और जब किसी का बढ़ेगा तो ओवरऑल भी बढ़ेगा। हम तो चाहते हैं, हमारी पार्टी तो ये है, और देखिए आंकड़े भी ये कहते हैं कि जब जब वोटिंग प्रतिशत अधिक होता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही भारी बहुमत। सर मेरे तो यहाँ पर दो सवाल हैं सर। एक तो अगर आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो वोटिंग परसेंटेज पूरे समाज का बढ़ना चाहिए ना, किसी धर्म विशेष के लोगों का घटना और बढ़ना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना? पूरे समाज का बढ़ने के लिए तो टोटल आंकड़ा लिया है उन्होंने। जब तो उन्होंने 1440 और 1450 के आंकड़े बोले, 100 और 110 का। तो मैंने आपको बात कही कि कोई भी वर्ग अगर वोट देने नहीं जा रहा है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ग्रुप है, या नौकरी पेशे वाले, या मध्यम वर्गीय वर्ग है, कोई सा भी वर्ग या समुदाय अगर वोट देने कम जाता है तो उसको अपना प्रयास भरपूर करना चाहिए कि वो 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करे। ठीक है, अब जरा इसका काउंटर रिएक्शन भी ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार शर्मा जी, अब जरा बताइए, बाबा बालकनाथ का ये बयान, इसको लेकर के सवाल, और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता का जो कहना है वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। देखिए शत्रुघ्न जी, एनडीटीवी के ऊपर जो आज आप ये डिबेट रख रहे हैं, वाकई ये डिबेट बहुत जरूरी थी समाज के अंदर। राजस्थान के 8 करोड़ मतदाता, राजस्थान के तमाम मतदाता जिन्होंने राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजे थे, जिनमें से एक सांसद को तो इन्होंने पहले ही बस से उतार दिया, और बाकी 24 में से 7 सांसद अब बस में उतर गए हैं। और उनमें से एक सांसद जो कानून से बढ़ के भारतीय जनता पार्टी है, उस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कानून से बढ़ के है, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से बढ़कर है, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से बढ़कर है। ये बात आज एक सांसद महोदय अपने बयान में कह रहे हैं कि 1440 जिस बूथ पर है, अपने को 1450 वोट डालना है और निर्वाचन आयोग को भी चक्कर में डालना है। राजस्थान की जनता बहुत, वो तो कह रहे हैं कि हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक नजीर के तौर पर कह रहे थे कि चलिए 1450 में आपको 1440 में बेशक वोट हो, लेकिन आपको 50 डालने हैं। ये उनका कहने का मतलब था। आदरणीय, पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को, राजस्थान को ऐसी नजीर पेश करती जा रही है, हिंदुस्तान के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको 2 पल पहले कहा कि ईडी, कानून, सीबीआई, इनकम टैक्स से बढ़कर देश से बढ़कर अगर कोई आज है तो भारतीय जनता पार्टी है। 56 इंच का सीना बताने वाले प्रधानमंत्री जी को इस बात पे एक्शन लेना चाहिए कि मेरे जिम्मेदार सांसद जो राजस्थान में मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं, और इतने छोटे बयान दे रहे हैं, और साथ में फिर उनके प्रवक्ता और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील करता हूं, गृह मंत्री से अपील करता हूं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के दुनिया के ताकतवर प्रधानमंत्री है, उनसे अपील करता हूं कि ऐसे सांसद को तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए लोकसभा से, ताकि वो कम से कम चुनाव आयोग से तो ऊपर नहीं हो। 1440 वोट किसी बूथ पर हो और वो 1450 के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी चक्कर में डाल दो। बीजेपी के प्रवक्ता तो ये भी आरोप लगा रहे हैं सर कि तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती आ रही है, दूसरी पार्टियां करती आ रही हैं। अगर वो भी बयान देते हैं और हमने अगर वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए अगर कह दिया तो उसमें गलत कर दिया। आदरणीय, भारतीय जनता पार्टी पहले हिमाचल में हार के आई, फिर उसके बाद कर्नाटक में हारी,
और राजस्थान के साथ साथ बाकी होने वाले 4 राज्यों के, टोटल 5 राज्यों के चुनाव में हारने जा रही है। ये नए नए शगुफे छोड़ते हैं, कभी तुष्टीकरण की राजनीति लाते हैं, कभी हनुमान जी को लाते हैं, कभी राम जी को लाते हैं। और आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, कर्नाटक में तो इनको हनुमान जी राम जी ने भी मना कर दिया था कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आप चुनाव के वक्त हमको याद करते, आप मतलब के लिए हमको याद करते। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा मंदिर मस्जिद में जाया करते थे, चर्च और गुरुद्वारे में जाया करते थे, लेकिन ये लोग सिर्फ ढोंग करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है बालकनाथ जी, उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है। ठीक है, मैं जरा नवनीत जी मैं वापस आऊंगा आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन मिथिलेश जयवानी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक सेकंड, मुझे सिर्फ 2 सेकंड, मुझे सिर्फ 2 सेकंड चाहिए शुभेंदु जी, सिर्फ 2 सेकंड ही चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये जो पार्टी जो अब मंदिर मस्जिद जाने वाली बात कह रही है, उनके जो तथाकथित राष्ट्र अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होके भी अध्यक्ष जैसा काम कर रहे हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण कभी अपने आप को बताते हैं, वो जिन व्यक्ति को जनेऊ पहनना नहीं आता, जिसको रुद्राक्ष की माला हाथ में पकड़नी नहीं आती, वो तो कम से कम हिंदू धर्म शायद आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के दुखती में हाथ रख दिया मैंने। डिबेट में ये भी उठाएं, आप अपनी डिबेट में ये भी उठाएं कि महेश जोशी, मैंने मित्र का स्वागत करता हूं, मैं मित्र को स्नेह करता हूं, लेकिन उनकी पार्टी की मैंने दुखती पे हाथ रख दिया। कितना आपने आचार संहिता का पालन किया है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखिए। सरकारी फंड और जनता के पैसे। अच्छा ठीक है सर, नवनीत जी और राजकुमार जी, मैं वापस लौटता हूं जरा। मिथिलेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश जी, अब सवाल ये कि क्या यहां से चुनाव अब टर्निंग पॉइंट पर आ चुका है? यहां से क्या ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होने वाली है और यहीं से इसकी नींव रख दी गई है क्या? इसको इस नजरिए से भी देखा जाए। देखिए, जो भाजपा का कोर सब्जेक्ट है हिंदुत्व वाला, उसकी आधारशिला रखने का काम जो केसरिया बाना पहनने वाले संत के स्वरूप में है बाबा बालकनाथ ने रख ली। अब इसे वो तुष्टीकरण से जोड़े या कहीं से जोड़े, लेकिन जो भाजपा का मेन एजेंडा है, डिवीजन ऑफ पोलराइजेशन और डिवीजन ऑफ वोटिंग, उसका नैरेटिव सेट कर दिया गया। अब 2 थीम है। कॉमन आदमी ये समझेगा कि यूपी और बिहार का पैटर्न लेना चाहते हैं, यानी बूथ कैप्चरिंग का, और जो असली उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि एमपीज को चुनाव लड़ने में ज्यादा जोर नहीं आता, वो मोदी जी के नाम पर तुरंत जीत जाते हैं। अब एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। एकमात्र यही एमपी नहीं है, राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी भी जयपुर में धरने पर बैठे हुए हैं, और वो पहले धरने पे थे मलाना चौड़ पे, अब जयपुर आ चुके। लेकिन ये जो आदमी संत का बाना है और जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, वहां सत्य, हुर्रियत, सत्य बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। साच समान तप नहीं, झूठ समान पाप नहीं, ये जो थीम पर जो हिंदुत्व और सनातन की बात करते हैं, उसमें अगर कोई संत केवल वोटों के लोभ के लिए ये कहे तो ये क्या वोटों के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति है? क्या वाकई में अब बीजेपी अपनी पिच पर ला करके इस पूरे चुनाव को आगे खेलना चाह रही है? एक छोटे से ब्रेक के लिए आप जरूर रुक रहे हैं। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो सवाल यही कि क्या अब बीजेपी की पिच पर आकर के ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है? क्या यहां से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है जो कि पूरे चुनाव के अंदर बदलता हुआ रुख नजर आएगा? बात हम लगातार एक बड़े मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन चुनाव से पहले जो बड़े मुद्दे हैं वो इस वक्त उसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बयान जो कि बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। जरा जल्दी से मैं एक एक करके दोबारा से एक रिएक्शन ले लेता हूं। इसमें नवनीत जी, क्या आपको नहीं लग रहा कि बाकी राज्यों के अंदर, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, विश्लेषक भी हैं, वो भी यही इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर ये टर्निंग पॉइंट है और ये जानबूझ करके अगर किया गया है तो ये तो अच्छी बात है बीजेपी के लिए। तो ध्रुवीकरण अगर होता है तो पोलराइज अगर होते हैं वोट और वोटर, तो इसका बेनिफिट तो बीजेपी को मिलेगा। शुभेंदु जी, ये जितने भी, एक तो सबसे बड़ी जो आज बात है, एक मिनट, मेरा टर्न है मिथिलेश जी, आपने अपनी बात कह दी थी। शुभेंदु जी, ये जो राजनीतिक विश्लेषक है या विशेषज्ञ है जो अपना कोई एक पर्टिकुलर एजेंडे के मुताबिक जो उदाहरण देते हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। और स्पेशली ऐसे लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि राष्ट्र और देश का मूड क्या है। देश की जनता का मूड मोदी जी के फेवर का है, मोदी जी की विकास नीतियों के फेवर का मूड है। और इस मूड को और इस जनता की आवाज को और जनता के मत को जब जब किसी टीवी चैनल पे किसी एंकर द्वारा और राजनीतिक विश्लेषक द्वारा नकारा जाता है,
ये कह के कि पार्टी सिर्फ पोलराइजेशन कर रही है या ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं और मैं मेरा एक ऑफेंस भी दर्ज कराना चाहूंगा। मोदी जी की विकास नीतियों पे मत पड़ रहा है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, ये हमारा 9-10 साल का कार्यकाल है केंद्र का, जिससे प्रभावित होके, जिसके प्रभाव में आके लोग वोट कर रहे हैं। जो जन हितैषी नीतियां हैं, गरीब कल्याण की नीतियां हैं, जो 80 से ज्यादा। अच्छा, एक चीज बताइए नवनीत जी, सीधे सीधे टू द पॉइंट बात। मैं इस बात पहले जो बयान दिया गया, अब उस पर बाबा बालकनाथ की तरफ से सफाई दी गई। अगर जरूरत पड़ी और चुनाव आयोग की तरफ से वापस से कुछ कहा जाता है तो क्या माफी भी मांगी जाएगी? देखिए, कानून सर्वोपरि है। अगर कानून की किसी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उस कानून की पालना की जाएगी और उस आदेश की भी पालना की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और अपने दायरे में रह के हर काम करता है, और ये हमारा उदाहरण भी है और हमने हमेशा ऐसा दर्शाया भी है। तो अगर वास्तव में चुनाव आयोग की तरफ से कुछ ऑर्डर आता है तो उसकी पालना करी जाएगी, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो ध्रुवीकरण की बात आप कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो इतना विशाल विकास का जो अनुभव है पिछले 9-10 सालों का, इस जो देश की 140 करोड़ जनता ने अनुभव नहीं, तो आपने भी तो जिक्र किया ना सर, नवनीत जी, आपने भी तो जिक्र किया ना कि हम कुछ लोगों को कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर 100 में से 80 वोट पड़ रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि 1440 से 1450 हो जाए, है ना? ठीक है, मैं राजकुमार शर्मा जी को भी जरा जोड़ लेता हूं इसमें। राजकुमार शर्मा जी, अगर ऐसा होता है, बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर अगर आप भी आ जाते हैं, अगर बीजेपी की पिच पर आकर के आप खेलते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे तो नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को? शुभेंद्र जी, राजस्थान की जनता समझदार है, राजस्थान की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों को भी जानती है। भारतीय जनता पार्टी ने अब से पहले जो सरकारें बनाई है, पूरे 9 साल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में किस तरीके से राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की नब्ज को अब राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता भी समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चाहे राजनीतिक विश्लेषक का कितना ही अपमान करे और भारतीय जनता पार्टी के सांसद चाहे चुनाव आयोग का कितना भी अपमान करे, राजस्थान की जनता वोट डालती है और वोट के चोट से राजस्थान की जनता इनके घमंड को चूर करेगी। अब की बार राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, इस बार रिवाज बदलेंगे, राज नहीं बदलेंगे। और शुभेंदु, मैं इसीलिए नहीं कह रहा, राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने पिछले 9 साल से देखा है। हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बार बार कहते हैं ये देश किस दिशा में जा रहा है, हमको चिंता है। और वाकई शुभेंदु, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, ये देश किस तरफ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी पता नहीं है। शुभेंदु, ये 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु जी, 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा बैठी हुई है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको अपने अध्यक्ष पद का पता तक नहीं है। वो राजस्थान, वो पार्टी के अंदर का मामला है, वो कौन किसको चला रहा है, वो पार्टी के अंदर राजस्थान में बार बार उनकी परेशानी है सर। लेकिन आज की जो बात है, आज की जो बात है, आचार संहिता को लेकर के बार बार जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जो नियम कायदे कानून है, अगर उनको दरकिनार कर दिया जाता है तो ये ठीक नहीं है। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी नेता के लिए ठीक नहीं है। मैं मिथिलेश जी, मैं जरा जल्दी से एक जवाब आपसे लेना चाहता हूं। ये चुनाव आते हैं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी नेता ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, विधायक ने या सांसद ने कोई ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले न जाने कितनी बार ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस पर, क्योंकि एक सवाल भी पूछा गया था चुनाव आयोग की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें भी पूछा गया था, ऐसे जो बयान सामने आते हैं या आचार संहिता का उल्लंघन अगर होता है तो क्यों नहीं सख्ती के साथ एक्शन होता है? क्योंकि अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो बढ़ावा मिलता है। आगे एक बयान आता है, उसके बाद 4 बयान और दूसरे नेताओं के आ जाते हैं। ये कार्रवाई होनी बड़ी जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से कभी आजम खान ने कहा था कि जयप्रदा के जो उनके जो बॉडी के पार्ट्स को लेकर जो टिप्पणियां की गई थी इलेक्शन के दौरान कि ऐसी सड़कें बना दूंगा, तो ऐसे जो द्विअर्थी संवाद वाले जो बयान है उन पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि पूर्वी राजस्थान में बीजेपी कमजोर है, तो पूर्वी राजस्थान में चाहे किरोड़ीलाल मीणा, दानिश अब्रार के खिलाफ हो, तो भी मैसेज जो सियासी पिच बीजेपी ने सजाया है वो भगवा रंग की ओर जा रहा है। और बाबा बालकनाथ ने अलवर में सजाया है। यानी कुल मिलाकर जिस पूर्वी राजस्थान में भाजपा का पिछले चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था, उसमें खड़ी होने के लिए अपना मेन पॉलिटिकल वेपन, मेन पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का काम शुरू हो गया है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों का जो मलाना चोट में दानिश से हुआ, उसके बाद एक नारा लग रहा है सचिन पायलट के गद्दारों को, तो वो भूजर और हिंदुत्व वाला कार्ड अगर पूर्वी राजस्थान में भाजपा ढंग से खेल जाती है उस पिच पे, तो उस बॉल से, उस फिरकी बॉल से कांग्रेस का विकेट लिया जा सकता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस आना, उसका जवाब देना, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन सियासत के रूप से जो सबसे बड़ा लाभ उठाने की साजिश है वो ये है कि पूर्वी राजस्थान में कन्हैया लाल जो मेवाड़ से हैं, उनके घटना को जोड़ते हुए
जो प्रधानमंत्री ने भी बोला, उसके बाद करौली का दंगा और तमाम दंगों को जोड़ते हुए कहीं न कहीं पूर्वी राजस्थान, जिसमें बहुत बुरी तरह मात खाई थी पिछले चुनाव में, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे और वसुंधरा जी तब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और पूर्वी राजस्थान में एक विधायक शोभा रानी कुशवाहा, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ के चले गई। तो तमाम चीजों को पता है इनको कि भाजपा को वहां विजयश्री का वरण, क्योंकि ईआरसीपी का भी मुद्दा जिंदा है, एक ही चीज दिला सकती है, और उस पिच पर वो स्विंग करती हुई बॉल दोनों सांसदों ने डाली है। एक डाल रहे हैं सवाई माधोपुर की धरती से, एक डाल रहे हैं मत्स्य की नगरी से। ये पूरी की तरह एक स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक 5 मुस्लिम चेहरों को टिकट दे दिया है, और कांग्रेस ने, बीजेपी ने एक भी मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया है। उस बीच में ये जो नई भगवा लहर नहीं, क्या ये भी रणनीति का एक हिस्सा है? बिल्कुल, इनका एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है, पार्ट ऑफ नैरेटिव सेट करने की एक थ्योरी होती है पॉलिटिकल साइंस की, वो थ्योरी पर अच्छी वाली बॉल डाली गई है। ठीक है, ये रणनीति कितना कामयाब होती है और इसके जरिए बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, ये फिलहाल नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। खैर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नवनीत जी, राजकुमार जी और मिथिलेश जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपना कीमती समय दिया है। लेकिन आचार संहिता का अगर उल्लंघन होता है, नियमों का, कानूनों को अगर तोड़ा जाता है, कोई भी नेता हो, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो ये बड़ा गलत संदेश आता है, और फिलहाल चुनाव आयोग को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत भी है। यार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।